हम चालू करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, ज्योतिष क्या होता है, और फिर उसमें कितनी प्रचलित विधाएं हैं, डिफरेंट मॉडलिटीज इन एस्ट्रोलॉजी। जैसे कि आपने सुना होगा वैदिक, कृष्णमूर्ति पद्धति, के भास्करन पद्धति, है ना, कस्पल इंटरलिंक थ्योरी, और भृगुनंदी नाड़ी। तो व्यक्ति जब ज्योतिष सीखना शुरू करता है तब, हेलो, हाँ बोलिए। नाड़ी ज्योतिष के बारे में बताएं। अभी सुने तो सही। नाड़ी का मतलब क्या होता है? वो जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं ना, नाड़ी पकड़ के बता देते हैं कि कौन सी बीमारी है। नाड़ी मतलब होता है टू रिवील। तो ये जो हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं, वैदिक को छोड़ के बाकी सारे, केपी हो चाहे केबी हो चाहे बीएनएन हो चाहे सीएसआईएल हो, इनका काम होता है प्रेडिक्टिव पार्ट के ऊपर फोकस करना। तो वो लिंकेज देखते हैं कि कौन सा हाउस किस हाउस से लिंक हो रहा है, और उस लिंकेज से तुरंत पता लग जाता है कि क्या घटना होने वाली है। फलित करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए इसको अपन नाड़ी ज्योतिष कहते हैं। तो आगे से अगर कोई बोले कि मैं नाड़ी ज्योतिषी हूं, तो इसका मतलब ये है कि वो इस प्रकार के किसी भी तरह की विधा का ज्योतिषी हो सकता है। जैसे कृष्णमूर्ति पद्धति, के भास्करन पद्धति, भृगुनंदी नाड़ी हो गया, कस्पल इंटरलिंक थ्योरी, कुल्लर पद्धति, और वो ताम्रपत्र के ऊपर जो है फिंगरप्रिंट लेकर उस पर भी जो है काम करते हैं। तो बहुत सारी विधाएं, मीना नाड़ी और चंद्र नाड़ी, पता नहीं कितनी नाड़ियां, कितनी तरह की विधाएं, अलग अलग ज्योतिषी, मतलब ऋषि, महर्षि, ज्योतिषी, वो लोग देकर गए तरीके फलित करने के लिए। तो अगर आप फलित कर पाते हो फटाक से, तो वो है नाड़ी ज्योतिष, है ना। तो नाड़ी मतलब टू रिवील, मतलब प्रदर्शित करना, तुरंत से समझ जाना कि भाई क्या है होने वाला है। तो नाड़ी ज्योतिष ही पढ़ रहे हैं अपन। कृष्णमूर्ति पद्धति है अपन पढ़ेंगे। लेकिन मैं कृष्णमूर्ति पद्धति शुरू हो उसके पहले चाह रहा हूँ कि सबके बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया आपको हो जाए। जैसे कि कई बार ये होता है ना कि कौन सी विधा सीखूं, तो इनमें फर्क क्या है वो आपको पता लग जाएगा। तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी विधा ज्यादा उपयुक्त है। और मैंने पाया कि कृष्णमूर्ति पद्धति दी बेस्ट है। अब उसके कारण है। तो हमारी चर्चा शुरू हुई थी कि ज्योतिष क्या है। तो ज्योतिष क्या है भाई? तो ज्योति प्लस ईश्वर की वो ज्योति जो हमको पथ प्रदर्शन करती है जीवन में सफल होने के लिए। इस प्रकार हमने ज्योति प्लस ईश से बना दिया ज्योतिष। इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी मीन्स इट इज कंजंक्शन ऑफ टू वर्ड्स, एस्ट्रो प्लस लॉजी। तो एस्ट्रो का मतलब होगा, एस्ट्रो मतलब ऊपर आसमान की कोई चीज, जैसे कि स्टार्स या एनी सेलेस्टियल बॉडी, प्लैनेट्स वगैरह, ठीक है ना, खगोलीय पिंड जिसको कहते हैं अपन। और लॉजी मतलब फील्ड ऑफ स्टडी, जैसे बायोलॉजी, साइकोलॉजी, मतलब फील्ड ऑफ स्टडी। तो एस्ट्रोलॉजी में हम क्या सीखते हैं? इन खगोलीय पिंडों, सेलेशियल बॉडीज के डिफरेंट पोजीशन होने के कारण मानव जीवन पर और विभिन्न प्रकार की घटनाओं पर किस प्रकार का असर होता है। तो ये इस तरह से बन गया एस्ट्रोलॉजी। अब मैं बात कर रहा था कि साहब, जो प्रिवेलेंट मॉडलिटीज ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष की प्रचलित विधाएं हैं, उनका नाम अगर अपन लिखें तो 4-5 नाम जो हम बार बार सुनते हैं उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। तो एक तो हो जाएगा वैदिक, एक हो जाएगा कृष्णमूर्ति पद्धति, एक के भास्करन, एक कस्पल इंटरलिंक थोड़ी, CSIL ऐसा बोलते हैं, कस्पल इंटरलिंक थ्योरी। ये खुल्लर जी ने इसके ऊपर खूब काम किया है पंजाब में, ज्योतिषी। अभी कुछ 5-7 साल पहले उनकी डेथ हुई है। और भृगुनंदी नाड़ी, है ना, ये मेन सुनने में आते हैं। तो इन सब में जो
बर्थ टाइम एक्यूरेसी चाहिए टू करेक्टली प्रेडिक्ट, वो डिफरेंट है। कौन कितनी बारीकी में जाकर एनालिसिस कर पा रहा है, कौन सी विधा में कितनी बारीकी में जाना पड़ रहा है, ये डिसाइड करेगा कि बर्थ टाइम की एक्यूरेसी कितनी होना चाहिए। तो देखिए ऐसा है कि वैदिक में अगर आप थोड़ा घुस के अंदर नवांश और D9 से D30 से D60 तक अगर चले जाते हैं, 60th पार्ट तक, तो फिर आपको सेकंड्स में जो है एक्यूरेसी चाहिए, और वो बर्थ टाइम एक्यूरेसी अपने को मिल नहीं सकती, क्योंकि बर्थ टाइम किसको माने, अभी तो इसी के ऊपर बहुत बहस हो रही है। तो सेकंड्स में बर्थ टाइम एक्यूरेट होना चाहिए, तब हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो भाई फिर तो बड़ी समस्या है। कृष्णमूर्ति पद्धति में 3-4 मिनट ऊपर नीचे भी हुआ अगर, तो भी प्रेडिक्शन सटीक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। वहीं के भास्करन और कस्पल इंटरलिंक थ्योरी जो है, उसमें दोनों में लगभग 40 सेकंड तक की एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि वो सब लॉर्ड लेवल पर जाकर देखता है। और भृगुनंदी नाड़ी जो है, वो तो ग्रहों के जो है आपसी संबंध, ट्राइन रिलेशन वगैरह और उनके गोचर ट्रांजिट के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें तो आपको अगर खाली दिन मालूम है, डेट ऑफ बर्थ, तो भी काम चल जाता है। हालांकि जितना ज्यादा अच्छे से आप टाइम ऑफ बर्थ भी बता पाएंगे, तो उतना ही बारीक भृगुनंदी नाड़ी भी रिपोर्टिंग कर पाती है, लेकिन इसमें खाली डेट से भी काम चल जाता है। तो मैं आपको एक देखो PDF शेयर कर रहा हूँ, जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकता है। जो बात मैंने अभी आपको कही, वो मैंने एक ऐसा लिख के कहीं रख लिया कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि ज्योतिष की विधाएं जो हैं, वैदिक, केपी, के भास्करन, CSIL और भृगुनंदी नाड़ी, और बर्थ टाइम एक्यूरेसी नीडेड, जन्म समय की कितनी बारीकी से जो है सत्यता चाहिए। तो वैदिक में तो सेकंड्स का मामला है, अगर आपको D60 तक जाना है तो इतना बारीक प्रेडिक्शन करना हो। क्योंकि आपने देखा होगा ना यूट्यूब वगैरह पे, जो ज्योतिषी होते हैं वो बोलते हैं कि आप सिर्फ लग्न पत्रिका ना देखें, नवांश देखें, और D60 में जाकर देखें, तो वहां पर जो प्लेनेटरी पोजीशन है उससे ये निकल कर आ रहा है। तो खाली लग्न देखने से क्या होगा, खाली भाव चलित देखने से क्या होगा। तो D60 तक जाने में सेकंड्स में चाहिए अपने को बर्थ टाइम एक्यूरेसी। कृष्णमूर्ति पद्धति में 3 से 4 मिनट, के भास्करन और कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में लगभग 40 सेकंड, और भृगुनंदी नाड़ी में तो सिर्फ तारीख बताएंगे तो भी काम हो जाएगा। तो इसको आप लोग पेन कॉपी लेके बैठें और कुछ नोट भी करते जाएं, तो कुछ गेन होगा, समय का सदुपयोग होगा। बाकी ये PDF तो मिल ही जाएगी, और फिर बाद में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जब तक कलम से लिखे नहीं ना आदमी, तब तक दिमाग तक जो है वो बात जाती नहीं है, ऐसा बताया जाता है। तो आप लोग लिखने की प्रैक्टिस रखें। खैर, अब मैं इसको हटाता हूं, तो हम आगे बात करेंगे कि भाई अगर मैं KP एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, तो KP एस्ट्रोलॉजी में क्या खास बात है। KP एस्ट्रोलॉजी क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं और क्यों अच्छी मानी जा रही है मेरे हिसाब से। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि उसमें 3 से 4 मिनट का जो है वो बर्थ टाइम एक्यूरेसी चाहिए। तो इतना लीनियंट है ये सिस्टम, सेकंड्स में नहीं मांग रहा, इसलिए इससे उम्मीद की जा सकती है कि ये अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा, प्रेडिक्शन अच्छा बता पाएंगे हम। दूसरा कि ये नंबर गेम है, तो इसमें क्वांटिटेटिव है मामला। जैसे वहां पे नंबर देखेंगे 1 2 4 3 7 11, तो उस नंबर से क्या प्रदर्शित होता है ये अगर आपको पता होगा, तो बड़े आसानी से आप इन्फरेंस निकाल लेंगे, उसके जो है परिणाम आप निकाल लेंगे कि भाई इसका मतलब ये हुआ और ये फलित होने वाला है।
जबकि अपन रघुनंदी नाड़ी या वैदिक में जाकर देखें तो वहां पर क्या है, बड़ी अजीब अजीब सी बातें होती हैं कि अगर दशमेश नवमेश के साथ बैठा है और अगर वो मित्र ग्रह हैं और अगर वो इस फला राशि में बैठे हैं और इस फला ग्रह में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, और किसी क्रूर ग्रह की या शत्रु ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं है और उसकी महादशा अंतर्दशा आएगी। अच्छा, उसमें भी जो ग्रह है उसकी बाल्यकाल अवस्था है, युवा अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, कितने डिग्री का वो है, आगे है, पीछे है, इतनी सारी बातें करेंगे। जब बात आएगी कि बताओ इसका रिजल्ट क्या, तो एग्जैक्टली बताना मुश्किल जाता है, क्योंकि इतनी सारी फैक्टर्स हो गए जिसको कि हमें देखकर और परिणाम खोजना है। लेकिन केपी में ऐसा नहीं है। केपी में डिजिटल टाइप है कि भाई अगर आपको 2 7 11 दिख रहा है दशा अंतरदशा में, इसका मतलब ये शादी के लिए फेवर कर रहा है, व्यापार के लिए फेवर कर रहा है, पार्टनरशिप के लिए फेवर कर रहा है। तो उसमें शुक्र भी अगर आ रहा है तो शादी के लिए पक्की बात है कि अगर आप शादी का मैटर उठाएंगे तुरंत शादी हो जाएगी। तो शादी के लिए बिल्कुल सही समय है ये। तो अब भृगुनंदी नाड़ी की बात करें तो भृगुनंदी नाड़ी में क्या होता है साहब कि वो संधि, ग्रहों की संधि से बात समझ में आती है कि गुरु जब गोचर का गुरु जब शुक्र से मिलेगा जाके, जन्म के शुक्र से, तो गुरु का मतलब होता है जीवा, यानी वो व्यक्ति स्वयं, और शुक्र का मतलब होता है धन, वैभव और पत्नी। तो जीवा, गुरु का अगर शुक्र से संपर्क हुआ तो जीव को क्या मिलने वाला है, शुक्र से रिलेटेड जो भी चीजें मिल सकती हैं। तो फिर वहां ये बताना मुश्किल जाएगा कि भाई इसकी शादी होने का योग बन रहा है कि इसको पैसा मिलने का योग बन रहा है। तो ये चीज केपी में फटाफट पकड़ाई में आती है। अगर 2 7 11 दिख रहा है दशा अंतर दशा में, तो इसका मतलब शादी और पार्टनरशिप की बात चलेगी, और 2 6 11 का अगर योग चल रहा है तो पैसा मिलने की बात आएगी। तो केपी इस जगह पर भृगुनंदी नाड़ी से बेहतर रिजल्ट देती हुई मिली। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि एक तो बर्थ टाइम एक्यूरेसी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, 3 से 4 मिनट तक का लीनियंट टाइम इंटरवल मिला हुआ है। दूसरा, नंबर गेम है, मतलब डिजिटल है पूरा, 12 ही तो नंबर होते हैं, वो 12 हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 2 नंबर दिख रहा है मतलब सेकंड हाउस इन्वॉल्व है, सेकंड हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। तो सेकंड हाउस क्या शो करता है, ये सब अपने को बेसिक एस्ट्रोलॉजी में सीखना होगा, तभी तो अपन उस नंबर सिस्टम को समझ पाएंगे। फिर तीसरी बात ये कि इसमें जो टाइमिंग ऑफ इवेंट, किसी घटना के घटित होने का समय निकालना है, तो ये बहुत सटीक रिजल्ट देता है केपी। भृगुनंदी नाड़ी में दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आती है कि वहां पे लिंक बनाते हैं 1 5 9, 1 7, 2 12, 3 11, इनमें आपस में अगर रिलेशन बन रहा हो तो हम उन ग्रहों को साथ में बैठा मानेंगे और उसके परिणाम प्राप्त होंगे। अच्छा, साथ में राशि परिवर्तन भी अगर किसी ग्रह ने कर रखी है तो राशि परिवर्तन से भी नाड़ी लिंक बन जाएगा। तो इतने सारी पॉसिबिलिटीज हैं किसी घटना को सिद्ध करने के लिए कि इसका लिए ये उपयुक्त समय था। कि जब आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ भैया शादी होगी कब, तो आप बोलोगे सर कभी भी हो सकती है, इस महीने भी हो सकती है, अगले महीने भी हो सकती है, उससे अगले महीने भी हो सकती है, क्योंकि ये लिंक बन रहा है, ये लिंक बन रहा है, ये लिंक बन रहा है, कभी ना कभी कोई ना कोई लिंक बनता ही रहता है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एग्जैक्ट बोल पाना। लेकिन हमारे केपी में अगर 7 दिख रहा है, 11 दिख रहा है या शुक्र दिख रहा है तो ही शादी होगी, वरना नहीं होगी। डीवीए में दशा भुक्ति अंतर, जिसको आप महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया कि टाइमिंग ऑफ इवेंट को निकालना, समय को निकालना, घटना के समय को निकालना बहुत सटीक आसान है। चौथा कि कृष्णमूर्ति पद्धति में कुंडली बनाना सीखो और जो है उसकी गुणात्मक विश्लेषण करो, और ये सब पे नहीं बल्कि फलित ज्योतिष पर ही पूरा पूरा फोकस दिया हुआ है। पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक घटनाओं की किस प्रकार से अपने को फलित करना है, प्रेडिक्ट करना है उन्हें, इसी के ऊपर सारा की सारा साइंस ये टिका हुआ है। तो यही तो हमें भी चाहिए कि कोई अगर हमारे पास पत्रिका दिखाने आ जाए तो हम तुरंत उसको 1 मिनट के अंदर जो है बताना शुरू कर दें कि भाई ये तुम्हारा समय चल रहा है और ये चीजें हो सकती हैं, अभी ये नहीं हो सकती पर आज से इतने इतने टाइम बाद ये घटना होगी। स्टैटिक प्रॉमिस है कि नहीं कुंडली में, डायनामिक प्रॉमिस मतलब वो कब घटित होगा, ये सब बातें। तो प्रेडिक्टिव पार्ट पर फोकस है केपी में। और सबसे मजेदार बात कि केपी में
वैदिक के D60 के बराबर की एक्यूरेसी भी मिलती है। जबकि वैदिक में अगर D60 तक देखना हो तो सेकंड्स में एक्यूरेट टाइम चाहिए होता है बर्थ का, लेकिन यहाँ पर 3-4-5 मिनट ऊपर नीचे भी हो तब भी वो जो आपका प्रेडिक्शन निकल कर आएगा वो D60 के बराबर की एक्यूरेसी लेकर आएगा। तो भाई इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ये है केपी की खूबी। तो अगर मैं इसको जॉट डाउन करने की कोशिश करूं, अगर आपको भी अपने नोट्स साथ साथ बनाना है तो मैं, देखिए इसको जॉट डाउन कराएंगे तो मैं स्क्रीन विंडो में शो करूंगा और यहाँ लिखूंगा अपने हाथ से। क्या लिखूंगा? वही जो अभी अपन बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे कि साहब केपी में क्या खूबी है। तो केपी में पहली बात तो ये कि 3 से 4 मिनट तक की बर्थ टाइम में ऊपर नीचे होना चलेगा। दूसरा, एक्यूरेसी इसकी कितनी है? एक्यूरेसी है D60 ऑफ वैदिक के बराबर। इतनी अंग्रेजी तो सबको आती होगी, जिसको अंग्रेजी में दिक्कत आए तो मुझे बोल देते, मैं उसको सही कर दूंगा, क्योंकि ये है तो हिंदी में ही बेसिकली ज्योतिष, लेकिन उसको बोलचाल की भाषा में अपने को समझना होगा। हम देखो स्पेलिंग देख लेना। वैदिक वैदिक की स्पेलिंग ये होती है भाई, ठीक है ना। और क्या देखा था अपन ने कि टाइमिंग ऑफ इवेंट, घटना के समय का निर्धारण। टाइमिंग ऑफ इवेंट, ये जो है इजी है निकालना और एक्यूरेट भी है, दोनों चीजें हैं एज कंपेयर टू अदर मॉडलिटी, दूसरी विधाओं की तुलना में। और हमने क्या पॉइंट देखा था कि सिर्फ प्रेडिक्टिव पार्ट के ऊपर ये फोकस करता है, फलित के ऊपर, प्रेडिक्टिव पार्ट के ऊपर, फलित के ऊपर ही ये फोकस करता है, केंद्रीकरण करता है, केंद्रित होता है, फलित पर फोकस्ड, ठीक है। और कोई पॉइंट देखा था हमने? सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डिजिटल है, नंबर गेम है। अभी हिंदी इंग्लिश में कैसा लग रहा है यार, मजा नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, नंबर गेम है, ठीक है ना। और नंबर कितने होंगे? तो नंबर वही हाउसेस के जो नंबर होते हैं 1 से लेके 12 तक, उन्हीं का अपने को पता होना चाहिए कि क्या नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो अपना काम हो जाएगा। अब देखिए केपी में आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। केपी में आपको केपी की स्क्रिप्ट देखना होगी। केपी की स्क्रिप्ट जो है ना, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा प्लेनेट यानी ग्रह। अब ग्रह जैसे सूर्य है, सन, उसके आगे कुछ नंबर लिखे होंगे 1, 5, फिर लिखा होगा यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड। नक्षत्र स्वामी कोई दूसरा ग्रह होगा, मान लो कि वो मंगल है। अब उसके साथ लिखा हुआ है 4, 8, 11। फिर लिखा होगा CSL, उप नक्षत्र स्वामी, कस्पल सब लॉर्ड। तो ये भी कोई प्लेनेट होगा, जैसे गुरु, जुपिटर, है ना। गुरु तो नहीं लिखा होगा, जुपिटर लिखा होगा, क्योंकि वो इंग्लिश में अगर आप देख रहे होगा तो इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में देख रहे होगा तो हिंदी में लिखा होगा। जुपिटर मान लो कुछ नंबर दे रहा है 3, 8, 10। तो ये जो प्लेनेट है, ग्रह, जो नक्षत्र लॉर्ड है और जो उपनक्षत्र स्वामी कस्पल सब लॉर्ड है, इनका अपना रोल होता है कि हर प्लेनेट अपने नक्षत्र स्वामी के अनुसार फल देता है, परिणाम देता है। और वो जो परिणाम आया
उसका टेस्ट कैसा होगा, मतलब कि अंत कैसा होगा, वो कस्पल सबलॉट से देखते हैं। ये जो होता है ये होता है सोर्स, कि वो जो घटना घटने वाली है उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार होंगे, फिर वो घटना कैसी होगी, होगी कि नहीं होगी, रिजल्ट क्या आएगा। जैसे मान लो शादी है, तो साहब जो है लव मैरिज होगी तो प्रेमिका प्रेमी दोस्त इन्वॉल्व हो जाएंगे, या फिर पिताजी होंगे या फिर माताजी होंगी, है ना। तो सोर्स कौन होगा जो शादी कराने के लिए आगे बढ़ेगा और हेल्प करेगा। फिर रिजल्ट, शादी होगी या नहीं होगी, तो उन्होंने बोला साहब होगी, मान लो ऐसा आया। अब हो तो गई शादी, उसके बाद टेस्ट ऑफ रिजल्ट, फिर वो खुश रहेंगे या कि लड़ाई झगड़े होगी और डाइवर्स होगा, क्या होगा, ये देखेंगे अपन फाइनली उप नक्षत्र स्वामी कस्पल सबलॉर्ड से। अब बात आएगी साहब ये कस्पल सबलॉर्ड उप नक्षत्र स्वामी ये भी बोल रहा हूँ बार बारी क्या है, तो वो समझ लेते हैं कि जैसे बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे ने जन्म लिया तब आसमान में जो चारों दिशाएं अपन देखें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये प्लैनेट्स अलग अलग लोकेशन पे कहीं 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 पोजिशनड है, स्थित है। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, है ना। इसी में मान लो सूर्य यहाँ है, शुक्र यहाँ है ना, मंगल यहाँ है, गुरु यहाँ चल रहा है, शनि यहाँ चल रहा है, इस तरीके से उनकी एंगुलर पोजीशन, यहाँ से अपन एंगल देखेंगे कौन से एंगल में वो समाया हुआ है। ठीक है, तो 360 डिग्री को अपन ने क्या करा, 12 भागों में विभाजित किया, तो एक जो भाग है वो 30 डिग्री का बना, इसको हमने बोला राशि। इस प्रकार एक राशि जो है 30 डिग्री की हो गई, 360 डिग्री का मतलब अपन ने 12 राशियां बना दी इसमें। कौन सी 12 राशि होती है, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, है ना, एरीज टॉरस, वो सब पूरा 12 की 12 राशियां। तो अब ग्रह कहाँ बैठा है, तो ग्रह साहब उस फला एंगल वाली पोजीशन में है। तो जैसे मान लो ये 30 डिग्री का मैंने एंगल बनाया, 30 डिग्री का मैंने एंगल बनाया। अब ये बन गई एक राशि, 12 राशि है ना, तो एक राशि 30 डिग्री की हो गई, एक राशि बन गई है। और इसी 360 डिग्री को अगर मैं 27 भागों में बराबर बराबर बांट दूं, तो 27 नक्षत्र कहलाएंगे वो, मतलब 27वां हिस्सा 360 डिग्री का एक नक्षत्र को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक नक्षत्र कितने डिग्री का होगा, तो 360 में 27 से भाग लगा दो, तो ये लगभग 13.33 डिग्री का होता है, मतलब 13 डिग्री 20 मिनट। तो 30 डिग्री में कितने नक्षत्र आ जाएंगे, तो साहब एक राशि में 30 डिवाइडेड बाय 13.33 मतलब 2.25 नक्षत्र आ जाएंगे। ओके, तो इस 30 डिग्री बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनना, इसको मजा आ जाएगा आपको। आपको भी लग रहा होगा पता नहीं क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत सदी हुई फटाफट बता रहा हूं मैं आपको कि आपका मैथमेटिक्स की तरफ दिमाग ना जाए, बात समझ में आए, क्योंकि बात यहीं से शुरू होगी भाई। ये आपको आगे काम नहीं आएगा पर आपको मालूम होना चाहिए। मैंने क्या करा कि ये जो 30 डिग्री है ना, इसको मैंने कहा कि साहब ये 2.25 नक्षत्र समाये हुए हैं इसके अंदर, 13 डिग्री 20 मिनट, मतलब 13.33 डिग्री का एक नक्षत्र हुआ, फिर 13.33 डिग्री का दूसरा नक्षत्र हुआ, और फिर 1/4 नक्षत्र और है ना, 2.25 है ना। तो अब ये नक्षत्रों के कुछ नाम हैं, वो उन्होंने दे दिए, तो पर कुल मिला के ये एक नक्षत्र है। और ऐसे टोटल 27 नक्षत्र 360 डिग्री में, 2.25 नक्षत्र एक राशि में है। अब इस एक नक्षत्र के अंदर यहां पर कहीं वो ग्रह विद्यमान है,
तो क्या करा कि इस एक नक्षत्र को भी 9 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ महादशा ऑफ द प्लेनेट, और हर एक पार्ट का स्वामी एक ग्रह बना दिया। ये जो अपन ने 9 पार्ट करे ना भाई, ये कहलाएंगे उप नक्षत्र। तो ये जो है फला फला उप नक्षत्र में हमारा ग्रह बैठा। जैसे ये ग्रह कौन सा है? शनि। तो शनि की पोजीशन बताओ, तो हम बोलेंगे शनि इस फला उप नक्षत्र में है, और ये उप नक्षत्र का जो नक्षत्र है वो ये है, और जो राशि है वो ये वाली है। तो हमने अब इस शनि की जो पोजीशन है उस जन्म के समय, वो कितनी बारीकी से बता दी कि फला राशि में, उसके फला नक्षत्र में, और उसके भी फला उप नक्षत्र में वो ग्रह विद्यमान है। तो क्या होगा? तो अब क्या होता है कि जो राशि है उस राशि का एक स्वामी होता है। जैसे कि मेष राशि का स्वामी मंगल, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, है ना। राशि है तो राशि का स्वामी होगा, इसलिए नक्षत्र का भी स्वामी होता है। कौन होता है स्वामी? वही 9 ग्रह में से कोई एक ग्रह। कौन से 9 ग्रह? अरे वही रवि, रविवार से अब 7 दिन तो अपने यही होते हैं ना रविवार वाले। सूर्य, सोमवार का चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 7 तो यही हो गए, और राहु केतु। तो इनमें से कोई एक ग्रह नक्षत्र का स्वामी होता है। तो अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग स्वामी होते हैं। तो कौन सा नक्षत्र है उस पर डिपेंड करेगा कि नक्षत्र का स्वामी कौन है। तो जैसे मान लो कि राशि हमारी मेष है, तो इसका मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल, मान लो, वो तो है ही मतलब। और नक्षत्र कौन सा है? तो अश्विनी नक्षत्र है मान लो। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी कौन होगा? केतु। तो वो नक्षत्र का स्वामी मिल गया अपने को साहब केतु। और उप नक्षत्र का स्वामी कौन है? तो साहब पता लगा जो ये उप नक्षत्र है ना, अपन ने क्या किया था, नक्षत्र के 9 पार्ट किए थे और हर एक पार्ट के एक एक स्वामी थे, उन 9 ग्रहों में से कोई एक ग्रह। तो यहाँ पे साहब कौन है? राहु। ओके, इस उप नक्षत्र का स्वामी। तो हम कहेंगे कि जो शनिदेव बैठे हैं ये मंगल की राशि मेष राशि में, और केतु के फला फला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में, और उसके भी ये उप नक्षत्र में जिसका स्वामी कौन है? राहु, उसमें बैठे हैं। तो जो शनि फल देगा उसके ऊपर, शनि के ऊपर इन ग्रहों का भी विशेष असर देखने को मिलेगा। कौन कौन से ग्रहों का? राहु का, केतु का, मंगल का। मतलब किस उप नक्षत्र में बैठा, उप नक्षत्र का स्वामी, नक्षत्र कौन सा, उसके नक्षत्र का स्वामी, और राशि का स्वामी तो है ही है। सबसे ज्यादा असर किसका होगा? उप नक्षत्र का। यूं समझ लो कि प्रदीप सक्सेना बैठा है, तो वो राजस्थान नाम की राशि के कोटा नाम के नक्षत्र यानी शहर में बैठा है, और उस कोटा की भी कौन सी कॉलोनी है? गरीब बस्ती है या अमीर बस्ती है? पढ़े लिखों की बस्ती है या दारू दंगल करने वालों की बस्ती है? कौन सी बस्ती में, कौन सी कॉलोनी में बैठा है? तो उस कॉलोनी का मालिक कौन है? तो सबसे पहले तो कॉलोनी का जो हेड होगा राहु, वो अपना असर दिए बिना मानेगा नहीं। मान लो मेरे यहाँ का पार्षद जो है वो सज्जन व्यक्ति है तो मुझे शांति रहेगी, और वो दुर्जन व्यक्ति है तो मुझे तकलीफ रहेगी। फिर आगे बढ़ेंगे तो अपने को मिलेगा एमएलए, कोटा का एमएलए कौन है हमारे एरिया का। फिर और आगे बढ़ेंगे तो अपने को पता पड़ेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है हमारे क्षेत्र का। तो सबसे ज्यादा असर कौन देगा? हमारे क्लोजेस्ट जो है पार्षद महोदय। फिर उसके बाद कौन आएंगे? उसके बाद नक्षत्र स्वामी यानी एमएलए महोदय, और फिर बाद में जाके मिनिस्टर या एमपी की बात आएगी। तो इस तरह से हमने किसी ग्रह की एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए क्या कैलकुलेशन बढ़ाई कि 360 डिग्री को अपन ने पहले तो 12 राशियों में विभाजित किया, और एक राशि को अपन ने 2.25 यानी ये 0.25 नक्षत्र है, 2 और
1/4, 2 कंप्लीट और 1/4। तो कौन 27 नक्षत्र में डिवाइड कर दिया, और फिर एक एक नक्षत्र को अपन ने जब डिवाइड किया तो 9 पार्ट में, तो उप नक्षत्र बन गया। और मेरे भाई ये जो आपकी कस्पल इंटरलिंक थ्योरी है वो क्या करती है कि इस उपनक्षत्र के भी 9 हिस्से कर देती है, इसके भी 9 हिस्से कर देती है। वो कहलाते हैं उप नक्षत्र, सब लॉर्ड। तो उप नक्षत्र बन गया ये, सब लॉर्ड इसका आ जाएगा, कस्पल सब लॉर्ड, उप नक्षत्र। तो हमें और बारीकी से पता पड़ जाएगा कि शनि की एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है, और इस उप नक्षत्र का स्वामी कौन है। तो अब आप समझिए कि कितनी बारीकी में जाकर हम प्लेनेट की पोजीशन देख रहे हैं कि कौन कौन से ग्रह उस पर असर करेंगे। तो जितना बर्थ टाइम एक्यूरेट होगा उतनी ही सही हम गणना कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो हमने क्या कहा, 360 डिग्री का मतलब 12 राशि या 27 नक्षत्र। एक राशि का मतलब क्या हुआ, 2.25 नक्षत्र। और एक नक्षत्र में बनेंगे 9 उप नक्षत्र, और एक एक उप नक्षत्र को भी अपन ने उप नक्षत्र में ले जाना है, उप नक्षत्र में विभाजित करना है। तो 9 के कितने बन जाएंगे, 9 × 9 81, 81 उप नक्षत्र बन जाएंगे। अब जो राशि है यानी साइन, जैसे अपन ने देखा था ना मेष राशि, मंगल उसका स्वामी है, तो इसको बोलेंगे अपन राशि स्वामी या साइन लॉर्ड या राशि लॉर्ड, RL। ठीक है। अब राशि के बाद अपन क्या पहुंचे थे, नक्षत्र पे। तो नक्षत्र का जो स्वामी होगा वो क्या कहलाएगा, नक्षत्र स्वामी या नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड, इंग्लिश में NL या SL लिखेंगे अपन, नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड। फिर हमने उप नक्षत्र बनाया, तो इसके मालिक को, इसके स्वामी को बोलेंगे उप नक्षत्र स्वामी, मतलब कस्पल सब लॉर्ड। ये जो हाउस है ना उसको कस्प बोलते हैं, ये उप नक्षत्र है, तो कस्पल सब लॉर्ड। और फिर उप नक्षत्र स्वामी पे पहुंच जाए, उप नक्षत्र, इसका स्वामी कौन होगा, उप उप नक्षत्र स्वामी। अब इसको इंग्लिश में बोलना ज्यादा आसान है, कस्पल सब लॉर्ड, इसको लिखते हैं हम SSL, सब लॉर्ड। ऑब्वियसली कस्प का ही होगा ना वो, कस्प यानी हाउस या भाव, प्रथम घर, प्रथम भाव है ना, घर भी कह सकते हैं हाउस को। तो लग्न होती है प्रथम भाव, फिर द्वितीय भाव, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रथमेश, द्वितीयेश, लग्नेश, है ना। तो इसको बोलेंगे भावेश। तो ये हो जाएगा हाउस लॉर्ड या कस्प लॉर्ड, मतलब भाव स्वामी या घर का स्वामी, भाव का स्वामी या घर का स्वामी। तो इस तरह से अपन नेमिंग कर देते हैं। अब देखो मेन बात पे आ जाए अपन वापस
कि कौन सी विधा में क्या खूबी है। तो भैया देखो केपी में जो है ना, केपी में हमने देखा था कि प्लेनेट होगा, वो कौन से नक्षत्र में बैठा है, उसका लॉर्ड कौन, और उसका भी कस्पल सब लॉर्ड उप नक्षत्र का स्वामी कौन। तो ये यहाँ पे प्लेनेट का नाम आ जाएगा, जो भी आएगा। सन, जैसे अभी अपन ने सन नहीं, अपन ने माना था मंगल, तो मंगल ही लिख देता हूं मैं। यहाँ पर मान लो मंगल लिख दिया मैंने। और नक्षत्र लॉर्ड कौन था, केतु। और कस्पल सब लॉर्ड उप नक्षत्र स्वामी कौन था, राहु। अब इसके सामने कुछ नंबर लिखे होंगे, 1 3 4, है ना, या इस तरह के कुछ भी नंबर लिखे होंगे, 2 4 6 7 3 2। 3 के बाद 2 नहीं आएगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं नंबर। तो 3 के बाद मान लो 4, है ना, 11। तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर है हाउस। हाउस, चौथा घर, तीसरा घर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये हाउस नंबर है ये, कि कौन कौन से घर इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इन घरों की विशेषता को देखते हुए अपन प्रेडिक्शन करते हैं। तो हमें कहां तक जाना होता है, कस्पल सब लॉर्ड लेवल तक। इससे ज्यादा डीप में हमको नहीं जाना होता है। इसलिए बहुत बारीकी में हमको बर्थ टाइम एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं होती है। अब के भास्करन क्या होता है भाई, के भास्करन। के भास्करन में एक भास्करन ज्योतिषी हुए थे, उन्होंने अपनी विधा दी। जैसे कृष्णमूर्ति एक ज्योतिषी हुए थे, कृष्णमूर्ति पद्धति दी उन्होंने। ये 1908 से 1972, मतलब 1960 के आसपास नेहरू जी के कार्यकाल में ये एक्टिव थे। इतनी लेटेस्ट मेथोडोलॉजी है ये केपी, कृष्णमूर्ति पद्धति। तो ये चेन्नई के पास में इनका कार्य क्षेत्र था। और इसी प्रकार के भास्करन क्या कहता है कि जिस भी हाउस का इवेंट है, उसको अगर आपको देखना है, तो आपको उस हाउस का नक्षत्र लॉर्ड और कस्पल सब लॉर्ड तो देखना ही है, जैसे ऊपर देख रहे हो आप केपी में। पर ये दोनों किन किन हाउसेस के कस्पल सब लॉर्ड बने हैं, मतलब ये एनएल जो मैंने बोला इस हाउस का, और ये जो कस्पल सब लॉर्ड मैंने बोला इस हाउस का, ये कुंडली में किन किन हाउसेस के भावों के सीएसएल बने हैं। वे सारे भाव आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे। वे सारे भाव आपस में लिंक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा, उन सारे भावों का भी असर अब आएगा। अब वो असर कैसे देखते हैं तो अपन बाद में जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे यहाँ पे। जो नंबर अभी 1 3 4 2 4 7 दिख रहा था ना, उसके साथ साथ कुछ और भी हाउसेस के नंबर इसमें आएंगे, तो उसको प्रेडिक्ट करने में और जान पे आएगी। तो ये है के भास्करन। पर खास बात क्या है कि केपी में 3 से 4 मिनट का ही अपने को बर्थ टाइम एक्यूरेसी चाहिए, और यहाँ 40 सेकंड वाला। अब देखिए, यहां दोनों ही केस में प्लेनेट, नक्षत्र और सीएसएल, यहीं पे बात खत्म हो गई। सब लॉर्ड की बात नहीं आई अभी। प्लेनेट क्या देता था अपने को, सोर्स। एनएल क्या देता था अपने को, परिणाम, रिजल्ट। उस घटना का स्रोत कौन बनेगा, उसका परिणाम क्या आएगा, और परिणाम का जो है स्वाद कैसा होगा, मतलब टेस्ट ऑफ रिजल्ट, ये देता था अपना कस्पल सब लॉर्ड। और बात खत्म हो जाती थी। ठीक है ना। अब जब हम घुसेंगे CSIL वाली मेथड में, इसमें भी वही 40 सेकंड का बर्थ टाइम एक्यूरेसी चाहिए। तो इसमें
प्लेनेट तो होगा ही होगा, एनएल भी होगा ही होगा, सीएसएल भी होगा, और फिर हम एसएल सब लॉर्ड पर भी विचार करेंगे, वहां तक जाएंगे। प्लेनेट क्या करेगा, तो उस घटना के लिए कौन सोर्स है वो निर्धारित करेगा। फिर कौन कौन से हाउसेस उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट शो होगी नक्षत्र लॉर्ड से। और फिर कमिटमेंट, हाँ भाई ये घटना घटना चाहिए, कमिटमेंट कौन देगा, कस्पल सब लॉर्ड, मतलब रिजल्ट इससे आएगा। और फाइनली जो फाइनल कंफर्मेशन है कि हाँ भाई घटना होगी कि नहीं होगी, तुम सब लोग आपस में खिचड़ी पका लोगे, मेरे को तो देख ही नहीं रहे, जबकि मैं सबसे करीब बैठा हूं, मेरे ही घर में किराएदार है ये शनि। समझना बात को, देखो अपन ने ऊपर देखा था ना, हाँ गया वो चित्र, हाँ कि साहब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ये हमारे एमएलए साहब थे नक्षत्र स्वामी, और उप नक्षत्र स्वामी कौन थे साहब, हमारे पार्षद कॉलोनी के। और ये कौन है उप नक्षत्र स्वामी, ये तो हमारा मकान का ही मालिक है। तो जो मकान का मालिक की बात नहीं सुनोगे क्या, सबसे पहले तो उसका असर आएगा। तो फाइनल कंफर्मेशन तो आपका मकान मालिक ही देगा। ये तो आपके पार्षद महोदय हैं, पार्षद महोदय, ये आपके एमएलए महोदय हैं, और ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी हैं उस क्षेत्र के, और ये हैं आपके मकान मालिक। तो सबसे ज्यादा असर किसका आएगा, मकान मालिक का। जब तक ये कंफर्म नहीं करेंगे तब तक काम नहीं हो पाएगा भाई है। इन सबने बोल दिया कि भैया वोट देना, भैया वोट देना, भैया वोट देना, मकान मालिक ने मकान में ताला लगा डाला, बोले तो निकल के दिखा घर से बाहर, कैसे जाएगा वोट देने। तो मकान मालिक की भी अपने को सुनना पड़ेगी, तो फाइनल कंफर्मेशन ये देगा। तो अपने को सब लॉर्ड लेवल पे जाना पड़ेगा इसमें। इसलिए जो है ये बहुत कंफ्यूजिंग रहती है, क्योंकि इतनी बारीकी से कस्पल सब लॉर्ड निकालना बहुत मुश्किल होता है, इतनी एक्यूरेट बर्थ टाइम पता नहीं होती है, तो ये इसकी दिक्कत है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये मेथड्स बताई। अब मैं जरा अपना चेहरा दिखाऊं आपको, और आपका चेहरा देखूं कि चल कहाँ रहे हैं हम, सब लोग हैं भी, या कोई सो गया कोई चला गया। हाँ भाई हैंड रेस करो जरा, क्या समझ में आया, कितने परसेंट समझ में आया थोड़ा बताओ, तो फिर मैं आगे थोड़ी लंबी बड़ी बताऊं। हाँ भाई संजय जी बताएं। हाँ है ना सर। ठीक चल रहा है, समझ आ रहा है आपको। हाँ खाली एक चीज नहीं समझ में आई, DL60 पूरी बात समझ में नहीं आई, बाकी तो पूरा समझ में आया। कौन सी, वो DL60 वाली बात बोली थी ना आपने शुरू में, D60, इस वो बात। D6, हाँ वो वैदिक ज्योतिष पढ़ने वाले लोग जानते हैं हाँ हाँ कि जो नवांश होता है फिर उसके आगे भी और बढ़ते जाते हैं, मतलब कि एक एक हाउस के टुकड़े सेक्शन बनाते जाते हैं, 9 पार्ट कर दिए, 30 पार्ट कर दिए, 60 पार्ट कर दिए, तो और एक्यूरेट जाने की कोशिश करते हैं। तो वो एक विधा है वैदिक ज्योतिष, पराशरी ज्योतिष की, अच्छा जिसके ऊपर अपन अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हाँ तो मतलब वो बहुत बारीकी से गणना करने के लिए D60 तक जाना पड़ता है। अच्छा, बाकी तो समझ में आया मुझे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब और प्रवीण जी बताइए, आपका क्या कहना पड़ता है, जाग रहे कि सो गए, हैंड रेस करिए। भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर मैं कुछ और आपको बात बताता हूँ। भृगुनंदी नाड़ी पर मैं आपको कुछ और बात बताता हूँ। तो भृगुनंदी नाड़ी के बारे में आप सुनिए, आपको सुनकर ही समझ में आ जाएगा, इतना सारा लिखने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। भृगु और नंदी नाम के दो राक्षस नहीं थे, ऋषि थे, ऋषि, जिन्होंने साउथ इंडिया में एक विधा का जो है आविष्कार किया, ज्योतिषी विधा, जो कि ग्रहों के आपसी संयोग, उनके आपसी संबंध के ऊपर चलती है। इसमें जो है ना खाली आपको बर्थ डेट पता हो तो भी सफिशिएंट है, तो अपनों को एग्जैक्ट बर्थ टाइम की इसमें जरूरत नहीं, पहली बात तो ये, तो इसलिए ये बहुत उपयोगी है। खाली डेट पता है, टाइम नहीं पता तो भी काम चल जाएगा। पर ये क्वालिटेटिव नेचर की है,
मतलब गुणात्मक रूप से चीजों को बताती है। एग्जैक्ट जो है कितना होगा, कब होगा, ये बताना थोड़ा मुश्किल जाता है इसमें। जैसे कि गुरु शुक्र से मिला तो शादी भी हो सकती है, पैसा भी कमा सकता है। अरे आखिर कितना कमा सकता है, तो वो बताना मुश्किल है साहब। तो पैसा तो तभी कमाएगा ना जब वो गुरु शुक्र से मिलेगा। हाँ, पैसा तो तभी कमाएगा, तो कितना कमाएगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है। फिर वो बताते हैं कि साहब कौन सी राशि में इनका संयोग हो रहा है, कौन से ग्रह इनको देख रहे हैं। फिर वही वैदिक वाली कहानी शुरू हो जाती है। मतलब ग्रहों की दृष्टि वगैरह भी इसमें देखी जाती है। हाँ, महादशा अंतरदशा का इसमें कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ गोचर का मतलब होता है कि जो जन्म के ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली में, और जो ये गोचर करते हुए ग्रह कुंडली के जन्म के ग्रहों से जब संयोग करेंगे या नाड़ी लिंक बनाएंगे। नाड़ी लिंक मतलब कैसे बनती है, एक 159, 17, 212, 311 वाले ग्रहों की आपस में नाड़ी बनती है। वो भृगुनंदी नाड़ी की क्लास में जब पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी तो मैं खाली कंपैरिजन करना बता रहा हूँ कि भृगुनंदी नाड़ी में जो फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिली वो डेट ऑफ बर्थ से ही काम चला लिया। क्वालिटेटिव नेचर की है, ज्यादा बारीकी में हम मैथमेटिकल चीजें नहीं निकाल पाएंगे। अमाउंट, टाइम ऑफ इवेंट बताने में भी थोड़ी कम सक्षम है, क्योंकि रोज रोज तो नाड़ी लिंक बनती रहती है। फिर राशि किसमें बैठे हैं और दृष्टि ग्रहों की, यह भी इंपॉर्टेंस रखती है। और सबसे इंपॉर्टेंट रखती है ग्रहों का गोचर और ट्रांजिट, उसके बेसिस पर ये सब चलता है। नाड़ी लिंक बनाते हैं, मैंने बताई दिया आपको। अच्छा, केपी में किसी घटना के घटने का समय निर्धारित करने के लिए हम जब ट्रांजिट या गोचर की बात करेंगे तब हम भृगुनंदी नाड़ी के इन कंसेप्ट्स का भी इस्तेमाल करेंगे। महादशा अंतरदशा इसमें नहीं होती, मतलब उसकी मान्यता नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। पर इसमें कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं कि ये घटना इसलिए घट गई क्योंकि पूर्व जन्म के कुछ कार्मिक ऋण थे आपके, कुछ प्रारब्ध था आपका। इसलिए साइंस के स्टूडेंट को ये बात थोड़ी कम अपील होती है, तो ये सब भी फंडे आ जाते हैं। और देखिए, हर एक विधा की अपने एक पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो मैंने आपको सारी ही विधाओं के बारे में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया कि कभी आपको कोई बोले कि सब लॉर्ड क्या होता है, कस्पल इंटरलिंक थ्योरी का नाम सुना है, तो आपने सबके नाम सुने हैं, लेकिन आप किस पर एक्सपर्टाइज करने वाले हैं? अभी कृष्णमूर्ति पद्धति पर। और आज से 2 महीने बाद, होली के बाद, फिर मैं भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर भी क्लास लूंगा। उसको भी आप देखिए, दोनों को पढ़ने के बाद में आपको खुद ही पता लगेगा कि कौन सी घटना का फलित करना कौन सी विधा से ज्यादा आसान पड़ रहा है। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालने के लिए हम भृगुनंदी नाड़ी को प्रिफर करेंगे, और घटना क्या घटेगी और कितनी मात्रा में धन आएगा, कितनी मात्रा में स्टेटस मिलेगा, कितनी मात्रा में तकलीफें होंगी, ऑपरेशन होगा तो रिकवरी होगी नहीं होगी, ये सारी चीजें कृष्णमूर्ति पद्धति से बहुत बढ़िया निकल कर आती है। और प्रश्न कुंडली कि मेरे पास मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन बस मैं ये जानना चाहता हूं कि, जैसे कि मान लीजिए मेरी किस्मत में, मेरे कुंडली में इस वक्त योग है शादी का। ओके, शादी होगी साहब, पंडित जी शादी हो जाएगी मेरी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी साहब, शादी के फुल योग है। रघुनंदी नाड़ी भी कह रही है, किपी भी कह रही है। तो अब उसने ये पूछा कि साहब ये 2 लड़की हैं, सीता और गीता, इनमें से किससे शादी करूं तो ज्यादा बेटर होगा? तो बोले उनकी पत्रिका लेकर आओ आप। बोले नहीं साहब, मेरे हिसाब से इनके पास पत्रिका नहीं है, अब आप बताओ कि मुझे इनमें से कौन सी चुनना चाहिए, या मुझे कोचिंग में एडमिशन लेना है तो मेरी पढ़ाई हो जाएगी? बोले हाँ पढ़ाई की हो गए। तो साहब मैं कोटा आ चुका हूँ, अब आप बताओ मैं आकाश में एडमिशन लूं, एलएन में एडमिशन लूं, या वाइब्रेंट में एडमिशन लूं? तो भाई ये बच्चे की जन्म पत्रिका पता हो तब भी इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। ये तो दिख रहा है पत्रिका में कि ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए घर से बाहर हॉस्टल में जाकर रहेगा, कोटा गया वो। लेकिन कौन सी कोचिंग उसके लिए बेहतर होगा, या फिर कौन सा कॉलेज बाद में वो मतलब चूज करे, किस यूनिवर्सिटी को वो चूज करे, है ना? तो ए बी सी में से क्या चीज सिलेक्ट करे जो उसके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी, या वो उसकी किस्मत में लिखी है मिलना। तो यह सब चीजें जन्म पत्रिका से नहीं निकलती, इसको हॉररी एस्ट्रोलॉजी प्रश्न कुंडली से हम निकालते हैं। ऐसे कुछ मुंडेन क्वेश्चन होते हैं कि साहब बताओ अच्छा कि मैच है ना, टीम ए जीतेगी या टीम बी जीतेगी? मेरे घर के इस कोने पे ट्यूबलाइट लगाने के लिए मैंने आवेदन किया हुआ है बहुत दिनों से,
साहब ये इस महीने लग जाएगी पंडित जी कि नहीं लगेगी, क्या कहता है ज्योतिष आपका? अब इसमें मेरी पत्रिका से तो कोई मतलब है नहीं। कॉलोनी के नुक्कड़ पर एक ट्यूबलाइट कब लग जाएगी, चालू हो जाएगी, यह उस व्यक्ति के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन, किस समय उसने पूछा वो क्वेश्चन, उसकी पत्रिका बनाकर उसके आधार पर देना उत्तर, ये कहलाएगी प्रश्न कुंडली। उसमें भी कृष्णमूर्ति पद्धति बहुत सटीक, बहुत इजी तरीके से रिजल्ट देती है। मुंडेन क्वेश्चन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की बात आती है कि जो कुंडली में अगर समय का थोड़ा बहुत फेरा है, 2-4 घंटे 5 घंटे तक का भी, तो रूलिंग प्लेनेट मेथड लगाते हैं, रूलिंग प्लेनेट मेथड लगाते हैं, और थोड़ा सा उसको एडजस्ट करके भी हम निकालते हैं कि एग्जैक्ट इसका बर्थ टाइम क्या आएगा। तो भाई साहब 3-4 मिनट तक की एक्यूरेसी में हम पहुंच जाते हैं। मैंने कईयों का बीटीआर किया है, इवेंट सारे मैच हो जाते हैं, धड़ 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 धड़, थोड़ा सा टाइम आप आगे पीछे करो और फिर उसको बोलो कि अब बताओ क्या आपका नेचर ऐसा है, क्या आपको ऐसा खाना पसंद है, क्या आपके साथ ये हुआ, क्या घटना ये टाइम पर हुई, तो वो सब निकल कर आता है। मतलब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी कृष्णमूर्ति पद्धति से किया जा सकता है, जो कि अपन एडवांस के सेकंड मॉड्यूल में पढ़ेंगे जाके अंत में, जब अपन पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस, कि हम ये चर्चा कर पाए कि अलग अलग विधाएं की क्या खूबी है, कैसी होती हैं वो, और उनकी क्या एफिकेसी है, और ये सब सुनने के बाद आपको कौन सी विधा में ज़्यादा अपील आ रही है। तो भाई मैंने तो ये कस्पल इंटरलिंक थ्योरी भी पढ़ रखी है, रघुनंदी नाड़ी भी पढ़ रखी है, वैदिक भी पढ़ रखा है, केपी भी पढ़ रखा है, के भास्करन मैंने नहीं पढ़ा है। तो मुझे इन अभी तक में सबसे बढ़िया कृष्णमूर्ति पद्धति लगी, और हम लोग कृष्णमूर्ति पद्धति ही आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहाँ विराम दिया जाए, और फिर हम मिलेंगे एक आध दिन तो कुछ और चर्चा करेंगे। अभी किसी को कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं, फिर मैं क्लास एंड करूंगा। यस सर, संजय जी बताएं। कोर्स कब से शुरू होने जा रहा है सर? कोर्स अभी अपना बेसिक वाला 26 जनवरी 2026 से शुरू होगा, जिसका कि रात का टाइम रखा अपने 9 बजे का, जिसमें लगभग 1.25 घंटे के आसपास की क्लास होगी। जैसे आज अपन पढ़े तो लगभग मेरे को लगता है 1 आध घंटा तो अपन पढ़ ही लिए, तो वही 1.25 घंटे के आसपास की क्लास होगी, प्लस माइनस 10-15 मिनट हो सकते हैं, और हफ्ते में 5 क्लास होंगी। तो इस तरह से हम इसको जो है 7-8 फरवरी तक कंप्लीट करेंगे। ये 8 से 10 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा बेसिक। फिर उसके बाद फर्स्ट मॉड्यूल केपी एडवांस का चालू करेंगे 9 फरवरी से, और फिर केपी एडवांस का सेकंड मॉड्यूल चालू करेंगे 25 फरवरी 2026 से। मतलब ये होली के थोड़ा बाद में, रंग पंचमी के थोड़ा आसपास अपना पूरा केपी कंप्लीट हो जाएगा। 26 जनवरी से रंग पंचमी, ये ड्यूरेशन मान के चलो आप। 2-5-7 दिन आगे बढ़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के अपन चार्ट लेंगे, चार्ट तो कितने हॉरोस्कोप्स हम डिस्कस करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। और बाकी सारे मैंने डिटेल तो शेयर कर ही दिए हैं, डेट वगैरह के, फीस वगैरह के, और रिकॉर्डिंग आपको तुरंत 3-4 मिनट के बाद ही इसी ऐप पर मिल जाएगी, तो वो कोई इशू नहीं है। हाँ, ओके। चलिए कोई नहीं, मेरे से व्हाट्सएप पे सब कनेक्टेड हैं ही, और मैं यहाँ सेशन एंड करता हूँ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।